बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 को समराइज़ करने जा रहे हैं। प्रीवियस जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर नंबर 12 है। आज हम चैप्टर नंबर 13 को थोड़ा समराइज़ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसको देखें। ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को इन मोशन स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि चार्जेस इन रेस्ट को आपने स्टडी किया है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं चार्जेस इन मोशन में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी I इज़ इक्वल टू डेल Q ओवर डेल T। किसी टाइम यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है, इसी रेशो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये दो डेफिनेशंस हैं इसकी। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि करंट का ये फार्मूला है, यूनिट क्या बनेगा? एम्पेयर बनेगा। ठीक है। उसके बाद एम्पेयर क्या है? ये तो फार्मूला था जिसको हमने क्या किया, उसको डेफिनेशन लिखी है, उसका फार्मूला लिखा है और एम्पेयर। अब उसके यूनिट को भी हमने डिफ़ाइन करना है। करंट को डिफ़ाइन किया है, अब करंट के यूनिट को भी डिफ़ाइन करें जो कि एम्पेयर है। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में, उसी को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। अब ये डेफिनेशन है, ये फार्मूला है इन द मैथमेटिकल फॉर्म। सब मल्टीपल्स क्या होते हैं इसके? 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻9 एम्पियर। ये सब मल्टीपल्स हो गए। तो इसके बाद देखें कि करंट इन डिफरेंट मटेरियल्स। हर मटेरियल्स के अंदर जो करंट का बाइस बनते हैं वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसा कि मेटेलिक्स के अंदर, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो करंट हमें मिलता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से हमें मिलता है। ठीक है। उसके बाद ओके, अब देखें कि मेटेलिक के अंदर हमें जो करंट मिलता है वो किस वजह से मिलता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। गैसेस में इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिव आयंस भी। ठीक है। हमें जो करंट मिलता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी मिलता है और पॉजिटिव आयंस की वजह से भी। और सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट हमें मिलता है। ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। मेटेलिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, गैसेस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस होते हैं, और उसके बाद सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए कन्वेंशनल करंट क्या होता है। इसको समझने से पहले देखिए कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हाई टू लो होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन लो से हाई की तरफ होती है। ठीक है, लो से हाई। ओके, इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम नेगेटिव करंट भी कहते हैं। अब पहले जब इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की थी, क्या कहते हैं कि जो हमारे पास सर्किट है ना, सर्किट उसमें सपोज़ कर लें मेरे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है। इसमें जो ये हाई टर्मिनल इसको कह लें, इसको लो टर्मिनल कह लें। ठीक है। अब इसमें जो है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अगर मैं कहूँ नेगेटिव लो से हाई मूव करता है तो पॉजिटिव हाई से लो मूव करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होगी। ठीक है। तो देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और जो पॉजिटिव वजह से होगा उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। पहले क्या कहते होते थे कि जो हमें करंट मिलता है वो पॉजिटिव की चार्ज की वजह से मिलता है, बट ऐसा नहीं है। साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की तो हमें पता है चला कि करंट हमें मिलता इलेक्ट्रॉन की वजह से है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। ठीक है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की जो सिमत होती है हाई से लो, उसी सिमत में करंट की डायरेक्शन ली जाती है, बट वो करंट हमें मिलता किस वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो लो से हाई की तरफ होगी। ठीक है। लेकिन जो असल करंट की डायरेक्शन हम लेंगे वो हाई से लो की तरफ लेंगे। तो यही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस सर्किट डायग्राम में भी थोड़ी सी देख लें। डायग्राम में देखें, हाई से लो की तरफ क्या है? करंट की डायरेक्शन है। ठीक है। तो लो से, यहाँ पे देखें, लो से हाई की तरफ डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं लो से हाई की तरफ। करंट की डायरेक्शन ली जाती है हाई से लो की तरफ। अब नेक्स्ट देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जो इफ़ेक्ट होता है ना
कन्वेंशनल का और इलेक्ट्रॉनिक का वो सेम होता है। डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल की ही सिमत में ली जाती है और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में होती है। देखें कि इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे ना उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन में ही होगी। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपने आप को सेटअप करती है इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसके बाद करंट इज़ मेजर्ड बाय इट्स इंटरनल इफेक्ट, और ये करंट हमें इंटरनल इफेक्ट भी बताता है। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स ही। पहली करैक्टरिस्टिक ये है कि कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक का सेम इफेक्ट होता है। दूसरा, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन वही असल करंट की डायरेक्शन होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को सेटअप करती है करंट की डायरेक्शन में, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। लास्ट पॉइंट है कि जो इंटरनल इफेक्ट है ये भी करंट हमें बताएगा। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? देखें कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने वैलेंस बैंड में बाउंड नहीं होते, जो बंधे हुए नहीं होते, जो जुड़े हुए नहीं होते, अटैच नहीं होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी वेलोसिटी होती है रूम टेम्परेचर पे सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड के इक्वल, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि रूम टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है। एब्सेंस ऑफ बैटरी में क्या होगा? एब्सेंस ऑफ बैटरी में सारे के सारे, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें। इसमें देखें कि जो ब्लू कलर के हैं, ब्लू कलर के वो इलेक्ट्रॉन है, और जो येलो कलर के हैं वो क्या हैं? एटम है, ठीक है। जो ब्लू कलर के हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं और जो येलो कलर के हैं वो एटम हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे मूव कर रहे होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो रैंडम मोशन है तो हर डायरेक्शन में तमाम के तमाम बराबर होंगे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ। देखें कि अगर कोई वायर का पीस है जो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, आप उसकी इंसुलेशन हटाएं, उसको टच करें, अंदर वाली जो वायर्स होती हैं ना मेटल की वायर्स, उनको टच करें तो आपको करंट फील नहीं होगा। वो करंट इसी वजह से फील नहीं होता है बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके रैंडम मोशन की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमें कोई करंट नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप इस कंडक्टर को अटैच कर दें बैटरी के साथ, फिर अगर आप उस इंसुलेशन को हटा के उसको टच करते हैं तो क्या होगा? आपको वहाँ पे कोई ना कोई करंट फील ज़रूर होगा, क्योंकि तब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं, वो एक तरतीब में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब तरतीब में आ जाएंगे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें करंट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जब रैंडम मोशन हो रही होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होंगे तो हमें करंट का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा बिकॉज वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे जब बैटरी की एब्सेंस होगी। नेक्स्ट देखें कि जब प्रेजेंस होगी बैटरी की, जब हमने बैटरी लगा दी तो क्या होगा? इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को देखें। यहाँ पे देखें अब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अलाइन हो गए हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अलाइन हो गए लो से हाई की तरफ, यहाँ पे लो है हाई, ठीक है। लो से हाई की तरफ खुद को अलाइन कर लिया है, और जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? उसी करंट की डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएंगी। एटम अपनी जगह पे ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन अलाइन होकर मूव कर रहे हैं तो उनकी मोशन की वजह से हमें क्या मिलेगा? कोई ना कोई करंट का इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखें। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, एक ये स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जनरेट हो गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने आप को सेट किया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने आप को सेट कर लिया है। ये 2 पॉइंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट में देखें, जब दो कंडक्टर्स को, एक हायर टर्मिनल है एक लोअर टर्मिनल है, तो यहाँ पे जो वायर से कनेक्ट किया है यहाँ पे करंट फ्लो करेगा हाई से लो। ये हाई टर्मिनल है, ये लो टर्मिनल है, ठीक है। तो देखिए व्हेन टू कंडक्टर्स, जब हमने इन दो कंडक्टर्स को किसी वायर के ज़रिए ज्वाइन किया है तो उसमें करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक इस हाई टर्मिनल का और लो का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। देखें इनिशियली हम इसको लो टर्मिनल बोलते हैं ना, तो यहाँ पे सपोज कर लें जो हमारे पास पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट्स है, ठीक है। हाई टर्मिनल पे कितना है, 10 वोल्ट्स है। तो ये वायर में तब तक करंट फ्लो करता रहेगा जब तक ये पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मीन्स कि ये करंट फ्लो करेगा तब क्या हो जाएगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पे भी 5 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 वोल्ट। जैसे ही ये कंडीशन अचीव कर ली है, बराबर पोटेंशियल हो गया है दोनों कंडक्टर्स का, तो क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टॉप कर जाएगा, करंट अब फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद करंट, सोर्स ऑफ करंट में क्या है कि हम इसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। मतलब कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, केमिकल फॉर्म हो सकती है, हीट हो सकती है, सोलर हो सकती है। इन देखिए सोलर की थोड़ी एग्जांपल देती हूँ। सूरज की रोशनी को हम कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सूरज की रोशनी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। हीट को भी हम इसी तरह यूज़ करते हैं, केमिकल को भी फर्दर हम पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं जो इनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये हाई है टर्मिनल और ये है लो टर्मिनल। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हाई से लो की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे होगी, लो से हाई की तरफ, जैसे ही हम कोई बैटरी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको हमने डायग्राम में भी देख लिया है। अब देखते हैं सेल क्या है। सेल होता है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ये नॉन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हैं केमिकल एनर्जी और ये सारा कुछ, तो आप देखेंगे ये केमिकल एनर्जी को जो सेल होते हैं केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दो तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और उनको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। लाइक अगर कोई खिलौना वगैरह है या फिर रिमोट होता है, उसके सेल, जो सेल हम उसमें के अंदर डालते हैं, डाल के चलाते हैं, तो वो जो सेल होते हैं उनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से उसको यूज़ नहीं कर सकते, अगली बारी हमें उसमें न्यू डालने पड़ते हैं। तो सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। लाइक मोबाइल की बैटरी हो गई है, इसी तरह बाकी बैटरियाँ जो होती हैं उनको हम चार्ज करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था प्राइमरी और सेकेंडरी में। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मोकपल्स ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेसिकली थर्मोकपल्स क्या होते हैं, वायर, दो वायर का पेयर होता है, ठीक है। एक पेयर है वायर का जिनको हम ज्वाइन करते हैं, तो वो वहाँ से जैसे ही हम दो वायर्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो वहाँ से हीट जनरेट होती है। उसी हीट को हम फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोकपल्स कहते हैं। उसके बाद सोलर सेल क्या होते हैं, ये सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हमने यहाँ पे चार चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले पढ़ी है सेल। सेल क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल जनरेटर मैकेनिकल को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद थर्मोकपल्स हीट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल में। और जो सोलर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन एनर्जी को, जो सन की एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट देखें, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, करंट फ्लो थ्रू मेटेलिक वायर। अब यहाँ से आप लोगों ने सिंपली मैं की बताती हूँ। देखें इलेक्ट्रॉन जैसे ही रैंडम फ्लो करेंगे, वो जब टकराएंगे किसके साथ, एटम के साथ, ठीक है। एटम के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, हीट क्रिएट हो जाएगी। और वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों ही बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये एक की है, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेंगे, वहाँ से हीट क्रिएट होगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इस पैरा के अंदर सारा कुछ यही लिखा हुआ है। उसके बाद जाउस लॉ के अकॉर्डिंग देखें, इस फार्मूले को देखें, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के, ठीक है। कि करंट, चलें इस रिलेशन को समझने से पहले आपको मैं सिंपली एग्जांपल दूं। अगर आयरन है, उसको आप लोग चला के छोड़ दें,
तो जैसे जैसे उसमें से करंट फ्लो करता रहेगा वहाँ पे क्या होगी, इस्त्री जो है वो गर्म होती रहेगी, मतलब कि आयरन इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जैसे जैसे करंट मैक्सिमम यानी कि उसमें फ्लो करता रहेगा उसमें से हीट निकलती ही रहनी है। तो इस तरह से ये इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट हम यूटिलाइज़ करते हैं। देखें कि जो करंट जितना ज़्यादा फ्लो करता रहेगा आयरन में से, हीट उतनी ही ज़्यादा क्रिएट होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जाउल्स लॉ एप्लीकेबल है। लाइक इलेक्ट्रिकल हीटर्स हो गए, केटल हो गई, ये सारी एप्लीकेशन है जिनमें हम इस इफेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करंट से क्या जनरेट हो रही है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो ये हो गया है। अब देखें इस तरह की होती हैं केटल्स। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली देखें कि जब भी एक वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उसके अराउंड फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, एक वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड क्या जनरेट होगी है, फील्ड। उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी जहाँ से भी अगर हमारे पास कोई वायर है, देखें उसमें से करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड क्या जनरेट हो जाएगी, फील्ड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे करंट अगर इंसुलेशन नहीं हुई हुई है वायर के इर्द गिर्द, तो अगर आप उसको पकड़े ना तो वो एक झटका सा आपको लग रहा होता है, वो अपनी तरफ एक फील्ड सी खींच रही होती है आपको अपनी तरफ। तो वायर जो है ना अपनी तरफ खींच रही होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है, बी से इसको शो किया जाता है, बी से इसको लिखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। और अब देख लेते हैं इसको। अब देखें जब भी वायर में से करंट पास करेगा वहाँ पे क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक करंट पे और एक डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे वीक होती जाएगी। करीब वाले वायर के करीब वाला जो रीजन होगा वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे देखें कि वायर का ये करीब वाला रीजन है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम इसके एप्लीकेशन क्या है, हम इसको करंट की, मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं करंट के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूज्ड डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द करंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्पज़ इसके लिए मशीनरी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक अब यहाँ पे देखें इस वायर में से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखें कि इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जैसे इसका बाहर वाला रीजन है तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। ठीक है, अब केमिकल इफेक्ट देख लेते हैं। देखें कि जब क्या होता है, केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है इसको देख लेते हैं। देखें कि एक मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस को ऐड कर दूँ, ठीक है, तो इस चीज़ को जब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तो इस लिक्विड को, ये जो दो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट मैंने ऐड किया है, इसका जो लिक्विड होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ठीक है, और ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दो चीज़ों को मैंने मिक्सअप किया तो केमिकल रिएक्शंस हुए, तो उस लिक्विड को, ठीक है, वो जो लिक्विड है उसको हमने क्या कहना, इलेक्ट्रोलाइट, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो यहाँ पे सेम यही लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट को जब हम मिक्सअप करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इसी लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जो मेटल की रॉड्स होती हैं और प्लेट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो करंट को अंदर और बाहर लेके आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। उसके बाद जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, और जो इलेक्ट्रोड प्लस लिक्विड का कम्बिनेशन होता है वो वोल्टामीटर होता है। इसको मैं फर्दर बताऊँगी भी, ये देखें। अब देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव है। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसको हम क्या कहेंगे, एनोड, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड क्लियर हो गए। हमने क्या पढ़ा, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो कैथोड। ठीक है, इसके बाद
अच्छा, इसके बाद देखें कि जो ये दो प्लेट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। ये जो दो प्लेट्स हैं इनको हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोड। उसके बाद ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है ना अंदर, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद अब जो इलेक्ट्रोड भी हो गए, ये दो प्लेट्स इलेक्ट्रोड होंगी, ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। उसके बाद अब देखें कि जो लिक्विड प्लस इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, यानी कि ये सारा कुछ ये क्या कहलाएगा, ये वोल्टामीटर कहलाएगा, वोल्टामीटर कहलाएगा, ठीक है, वोल्टामीटर हो गया। उसके बाद अब देखें कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ये जो केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रहे होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 टर्म बताई हैं, अब इसको देखें। इस चीज़ को आप देखें कि जो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो लिक्विड जिसमें सारा प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस जिसमें सारा प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेट्स होती हैं जो कि करंट को अंदर और बाहर लेके आती हैं। एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, कैथोड जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। वोल्टामीटर दो इलेक्ट्रोड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, वोल्टामीटर कहलाता है। अब देखें यहाँ पर थोड़े से इसके एग्जाम्पल को समझे। Cu के 2+ जब इलेक्ट्रॉन के 2- के साथ मिक्सअप करेंगे तो सिर्फ हमारे पास कॉपर रह जाएगा, ठीक है, कॉपर आयन की जगह कॉपर रह जाएगा। जब कॉपर के आयंस सल्फेट के आयंस के साथ मैच करेंगे तो क्या रहेगा, हमारे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट बच जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट देखें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। ये सारा प्रोसेस वही लिखा हुआ है जो अभी मैं फिर पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, देखिए हमारे पास एक मटेरियल है जो कि चीप है, ठीक है। इसके ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एक्सपेंसिव मेटल की लेयर कवर अप कर देंगे। एक थिन लेयर एक्सपेंसिव मेटल की, जैसे गोल्ड या सिल्वर वगैरह की, हम चीप मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। एक जो चीप मटेरियल है उसके ऊपर हमने क्या किया है, एक एक्सपेंसिव लेयर सी चढ़ा दी है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को हम देख लेते हैं कि ओहम लॉ क्या है। कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखें, जर्मन फिजिसिस्ट था साइमन ओहम, उसने बताया था जो करंट है उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, और किस सन में बताया था, 1827 में। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि करंट में जितना चेंज आएगा उसी हिसाब से वोल्टेज में चेंज आएगा, और ये फिजिकल स्टेट को अपनी मेंटेन रखता है। फिजिकल स्टेट का मतलब है टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर का रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये फार्मूला है कि करंट का रिलेशन है किसके साथ, वोल्टेज के साथ। प्रोपोर्शनलिटी के साइन आते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ किया गया वो 1/r के इक्वल है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद ओहम्स लॉ हो गया। ओहम्स लॉ के बाद अब ओहमिक डिवाइस, अच्छा रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिशन होती है यानी कि ना इलेक्ट्रॉन के फ़्लो करने में कोई रुकावट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कोई चीज़ फ़्लो करने से रोक रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। अब ये डेफिनेशन होगी रेजिस्टेंस की, ये यूनिट हो गया। अब यूनिट को डिफाइन करें तो यूनिट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, जब हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट होगा, करंट 1 एम्पेयर होगा, तो इसी के रेशो को हम 1 ओहम कहेंगे। और जो ओहम लॉ होता है ना, ये सिर्फ एप्लीकेबल है मेटल्स के लिए, बाकी सर्किट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए एप्लीकेबल है जिनमें रेजिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट। ओहम लॉ की जो लॉ है, ओहम लॉ जो है उसके लिए ये कंडीशन मस्ट है कि रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि पहले हम डेफिनेशन, फिर उसका यूनिट, उसके यूनिट की डेफिनेशन, उसके यूनिट को इस तरह भी लिख सकते हैं, और किसके लिए वैलिड होता है। डिपेंडेंस क्या है, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है। कंडक्टर मेटल है, सेमीकंडक्टर है, फिलामेंट है, या कोई और चीज़ है, ठीक है। मटेरियल पे डिपेंड करती है कि मटेरियल क्या है, नेचर क्या है। उसके बाद डिपेंड करती है किस पे, डायमेंशन पे। उसके बाद फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मीन्स कि टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ओके। उसके बाद ओहमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसे मटेरियल जिन पे ओहम लॉ होल्ड करता है, ओहम लॉ ओबे करता है, ओहम लॉ जिन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। एग्जांपल क्या है, जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब करंट में बराबर का चेंज आ रहा वोल्टेज के साथ, और रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर ये कंडीशन हम अचीव कर लें तो वहाँ पे ओहम लॉ अप्लाई होगा।
तो जब ये ओहम लॉ रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी ना, तो हमें जो लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। लाइक देखें यहाँ पे ये ग्राफ सामने आपके बनाया हुआ है, इस ग्राफ को देखें कि आई वी का ग्राफ है, आई में जितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल में भी उतना चेंज आ रहा है, तो हमें स्ट्रेट लाइन यही शो कर रही है कि यहाँ पे तमाम पाथ के दौरान रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो आई वी ग्राफ के दरमियान में हमें जो लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन, इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनके ऊपर ओहम लॉ ओबे नहीं करता है, ओहम लॉ होल्ड ही नहीं करता, मींस कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं रहती है, तो इस तरह की डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहलाती हैं लाइक फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब का थोड़ा सा इस ग्राफ को देखें, ये आईवी का ग्राफ है, इसमें शो क्या कर रहे हैं कि इनिशियली तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये रेजिस्टेंस देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वेरिएशन आ रही है, मतलब कि रेजिस्टेंस यहाँ पे नॉट इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो हमने कहा है कि ओहम लॉ की तो ये कंडीशन है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तभी वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो फिलामेंट के लिए क्या हो गया कि ये एप्लीकेबल नहीं है। सेमीकंडक्टर डायोड्स में भी सेम यही प्रोसेस होता है, हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। लाइक अब यहाँ पे देखें, मेटल्स के अंदर स्ट्रेट लाइन है, ओहम लॉ ओबे करता है, यहाँ पे इनिशियली स्ट्रेट लाइन है, फिर क्या हो गया है, कर्व हो गई है, तो इसका मतलब है इनिशियली ओबे कर रहा है, फाइनली ओबे नहीं कर रहा, बट फिलामेंट के लिए ओबे नहीं करता, बिकॉज टोटल पाथ के दौरान ये जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। ये सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, तो इनमें भी देखें कि ये कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी ओहम लॉ ओबे नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में सबसे पहले देखें कि हम इसको कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, हमने रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है एंड टू एंड। यहाँ पे करंट क्या रहेगा, सेम, ठीक है, करंट की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू जो वोल्टेज है वो हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को डिवाइड कर लेगा। ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया ना, यहाँ पे ये बैटरी क्या करेगी, हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो अपने अकॉर्डिंग पोटेंशियल को डिवाइड कर लेगी। तो याद रखना है सीरीज़ के अंदर क्या होगा, करंट सेम रहेगा और जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा हर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसको R1 जहाँ पे लिखा हुआ है इसको इक्विवेलेंट समझ लें, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम तमाम रेजिस्टेंस को सम अप कर देते हैं, तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं सीरीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए पैरेलल पे। पैरेलल सीरीज़ के ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ पे करंट क्या होगा, हर रेजिस्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो रहेगा यहाँ पे सेम। इक्विवेलेंट रेजिस्टर का फार्मूला हम आगे देख लेते हैं। देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस फार्मूला के ज़रिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट, अब अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, इसकी रेजिस्टेंस कम है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इस तरह से करंट अपने आप को हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर हमने पढ़ना है। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब मीटर ऑफ अ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट और फॉर अ सर्टेन मटेरियल। देखिए इसको मैं सिंपली अगर आपको बताऊँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से कुछ रोक रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ तो उसके लिए हम उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये थोड़ी सी इसकी थी। तो क्यूब मीटर की, यानी कि एक मेरे पास कंडक्टर है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं उनकी रेजिस्टेंस होगी, वो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। कुछ मटेरियल्स के लिए ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स जैसे कि ना मेटल वगैरह के लिए रेजिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो अब रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि रेजिस्टेंस जो है एरिया के इन्वर्सली है। कैसे, देखें यहाँ पे ये मैं 2 वायर्स बना रही हूँ। अब देखें कि सपोज़ करें यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा एक वायर के अंदर छोटी छोटी सी वायर्स होती हैं। सपोज़ करें यहाँ पे वो मेटल की वायर 7 मेटल्स वायर हैं, ठीक है।
यहाँ पे एरिया क्या है ज़्यादा। अब मैं कुछ इस तरह की बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी 7s ही हैं, ठीक है। अब एरिया यहाँ पे क्या हो गया है, कम। अगर एरिया कम हो गया है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एरिया पे डिपेंड करती है। तो जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल ओवर ए के इक्वल आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो कोई कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम रो कहते हैं, और आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए आ जाएगा। रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसे हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल भी कहते हैं। इसका यूनिट यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा सा इसको गौर करें तो इस रेजिस्टिविटी को थोड़ा सॉल्व करें तो रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल आ जाएगी, आर ए ओवर एल। तो आर का यूनिट ओहम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, 1 मीटर मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओहम मीटर इसका जो यूनिट है वो रह जाएगा, ठीक है। तो यूनिट इसका क्या हो गया, ओहम मीटर हो गया रेजिस्टिविटी का। अब कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जो कंडक्टेंस है उसका यूनिट क्या बनेगा, मोहो साइमन, और इसका पर ओहम पर मीटर, या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कंडक्टिविटी लार्ज होगी तो वो अच्छे कंडक्टर होंगे, यानी कि देखें वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा पास करने दे रहे हैं तो वो अच्छे कंडक्टर हुए। अगर इलेक्ट्रिसिटी कम पास कर रही है तो क्या होंगे, वो पुअर कंडक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडक्टिविटी स्मॉल होगी तो वो कौन से होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेंसिटिविटी क्या है, तो सेम ये इसको मैं रिपीट कर चुकी हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट के हीटिंग इफेक्ट के अंदर। तो देखें जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे किसके साथ, एटम के साथ, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। जब काइनेटिक एनर्जी लूज़ होगी तो वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी, हीट क्रिएट होगी। हीट की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने पहले बताया था टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। देखें जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे एटम के साथ, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन लूज़ करेंगे, और वही जो लूज़ की है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें मिलेगी। हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस सारा पैरा के अंदर यही बात सारी लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट में देखें कि ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ग्राफ में देखें कि हमारे पास इनिशियली रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे जाके क्या हो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो वेरिएशंस आ रही हैं, तो ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ है। नेक्स्ट देखें कि कोफिशिएंट हमने कैसे निकालना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि टेम्परेचर का कांस्टेंट हमने कैसे निकालना है। तो रेजिस्टेंस में जो इनिशियली बड़ा स्मॉल चेंज आता है वो तकरीबन इनिशियल रेजिस्टेंस, देखें इनिशियल रेजिस्टेंस को हम आर नॉट से शो कर रहे हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस को आर नॉट से, और फाइनल रेजिस्टेंस को आर टी से शो करें। तो देखें जो फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो भी चेंज आ रहा है वो इतना स्मॉल है कि वो तकरीबन इनिशियल रेजिस्टेंस के इक्वल ही है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिखा। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो डायरेक्टली होगा टेम्परेचर के साथ साथ अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा है तो रेजिस्टेंस में भी क्या आएगा, इंक्रीज़ आएगा। तो इनमें आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जैसे ही हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, सॉरी इसको कंबाइन करके लिखेंगे इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगी जिसे हम अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा को सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस यूनिट निकालना है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या कर देगा, एक दूसरे के यूनिट्स को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास जो अल्फ़ा का यूनिट बनेगा वो सिर्फ पर केल्विन बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो कोफिशिएंट था इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो ये वाला फार्मूला है इसको अकॉर्डिंग टू इनिशियल रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर दें, इसको अकॉर्डिंग टू फाइनल रेजिस्टेंस कर दें। टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस को इसको मॉडिफाई कर लें फार्मूले को। अब इसी फार्मूला के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करके जब आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी वो इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और इसका यूनिट भी क्या बनेगा, पर केल्विन। इन द फॉर्म ऑफ जो अल्फ़ा कोफिशिएंट है वो इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी हो या इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस हो, दोनों का यूनिट क्या आएगा, पर केल्विन ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें कि जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी वो दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस के लिए सेम होती है बट अल्फ़ा की वैल्यू सेम नहीं होती, ठीक है। रेजिस्टिविटी सेम हो सकती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए बट अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट उसी बुनियाद पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे
रेजिस्टेंस क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और कुछ मटेरियल्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंसेस कौन से हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लाइक अब अगर कम वाली की अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखें, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं ना, इनकी रेजिस्टेंस क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनको हम नेगेटिव कोफिशिएंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ रहा है कौन सा, कार्बन कोड फॉर कार्बन रजिस्टर वाला। तो इसमें जो ज़्यादातर हमारे पास मटेरियल यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कार्बन रजिस्टर मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड्स होती हैं या कौन्स होती हैं। अच्छा, और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये है कि हर कलर का अपना नंबर होता है। लाइक अगर रेड का 2 नंबर है तो ब्लू का हो सकता है 3 हो, इस तरह से फर्दर, मतलब हर एक जो रेजिस्टेंस का कलर है, रेजिस्टेंस को हमने कलर दे दिए हैं और हर कलर का अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अपना एक नंबर होता है, वो हम आगे देखेंगे भी। अब देखें कि वो बैंड शो क्या करते हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको देखें कि देखें ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है, ये फोर्थ बैंड है। मोस्टली को एक रॉड के ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा 4 रेजिस्टेंस की लेयर्स होती हैं, ठीक है, 4 लेयर्स होती हैं। तो देखें पहला क्या बताएगा, फर्स्ट डिजिट, देखें जो कलर आ रहा है उसका नंबर ही लिखना है। अगर रेड आ रहा है तो वो आ रहा है 2, उसका नंबर आ जाएगा। उसके बाद वॉयलेट कलर आ रहा है तो उसका नंबर है 7, और जो थर्ड है वो क्या आ जाएगा, थर्ड पे आ रहा है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो रेड ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर का सपोज कर लें कि नंबर है 3, तो हम 3 नहीं लिखेंगे, 3 0 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद टॉलरेंस क्या होती है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। गोल्ड की +-5 होती है, और जो होती है सिल्वर की वो +-10 होती है। अगर कोई नहीं दी हुई तो वहाँ पे हम लोग खुद ही से पुट कर देते हैं +-20%, ठीक है। अब इसको देखें। अब कहते हैं फर्स्ट बैंड में हमने क्या लिखना है, फर्स्ट डिजिट की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, सेकंड में भी सेकंड डिजिट लिखना है, थर्ड में डेसिमल मल्टीप्लाई का मतलब है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखने हैं, फोर्थ बैंड में टॉलरेंस आ जाएगी। सिल्वर की इतनी होती है और गोल्ड की इतनी होती है। अगर कोई नहीं दिया हुआ तो उसमें +-20% लगा देंगे, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखें, चलें इसको बाद में सॉल्व करते, पहले इसको देखें हमने सॉल्व कैसे करना है कि टॉलरेंस क्या होती है, पॉसिबल वेरिएशन होती है फ्रॉम द मार्क वैल्यू। देखें एक रेजिस्टेंस है, अगर हमने उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम टॉलरेंस यूज़ करते हैं। अगर किसी रेजिस्टेंस में हमने चेंजेस लाने हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम टॉलरेंस यूज़ करेंगे। लाइक अब सपोज करें मुझे किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस, एक्चुअल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो वो मैं कैसे मालूम करूँगी। सबसे पहले देखें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 1000 ओम का एक रजिस्टर है, उसकी टॉलरेंस है +-10। तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, सिंपली 1000 को मल्टीप्लाई करा देना है 10% का मतलब है 10/100, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको प्लस माइनस आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें फिर आपने क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू जो है ना 1000 आपको दी हुई है रजिस्टर जिसकी वैल्यू, उसमें एक दफ़ा 100 को प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें, ठीक है। प्लस करेंगे तो 1100 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब जो 1000 ओम का रजिस्टर है ना, इसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस 900 से 1100 के दरमियान है, यानी कि कहीं पे बिलाए कर सकती है। तो ये हमने इस तरह से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके देनी है। अब ज़रा इसको सॉल्व करें, देखें कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है। फर्स्ट बैंड यहाँ पे रेड कलर है तो रेड का नंबर है 2, दूसरा वॉयलेट कलर है तो वहाँ पे आ जाएगा 7, थर्ड ऑरेंज है उसके नंबर ऑफ़ 0, 3 नंबर है तो 3 0 आ जाएंगे। फिर इसको गोल्ड के साथ अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5/10, ठीक है। अब एक 0 कट कर दें, अब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। फिर आपने एक्चुअल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, 27000 में एक दफ़ा प्लस कर दें वो जो वैल्यू आएगी, और एक दफ़ा 27000 में एक दफ़ा माइनस कर दें जो वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह ये आपने गोल्ड के लिए सॉल्व किए, इसी तरह आप लोग सिल्वर के लिए भी सॉल्व कर लें, और अगर कोई क्यूरी समझ नहीं आ रही तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि ये देखें ये टेबल रहा, ठीक है। सबसे पहले देखें कि ब्लैक का कलर क्या है, ब्लैक का कलर 0 है, ठीक है। उसके बाद ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4 है, ग्रीन का 5 6 7 8 इसी तरह से फर्दर दिए हुए हैं। वाइट कलर तक हैं, 9 कलर होते हैं तो 10 कलर होते हैं तो उनके नंबर दिए हुए हैं। रजिस्टर की कुछ इस तरह के रजिस्टर होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखे हुए भी होंगे।
ओके। उसके बाद ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करें कि ये कैसे, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद देखें कि इसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है वो कैसे आती है। कैसे करेंगे इसको, R इज़ इक्वल टू 5100 मल्टीप्लाइड 10/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 510। फिर एक्चुअल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगी, एक दफ़ा 51000 में एक दफ़ा इसको प्लस कर दें 510 को, और एक दफ़ा माइनस कर दें, ठीक है। तो आपकी एक्चुअल रेजिस्टेंस की रेंज आपको पता चल जाएगी कि इस रेंज के दरमियान में एक्चुअल रेजिस्टेंस इस कार्बन रजिस्टर की एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है। अब देखें कि ये भी, इसको भी अगर आप लोग सॉल्व करें तो कर सकते हैं कि R4700 मल्टीप्लाई 5/100, तो कट करें। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, जो भी आंसर आता है यहाँ पे प्लस माइनस में। फिर 47000 में जो भी आंसर आएगा एक दफ़ा उसको प्लस कर दें, 47000 में एक दफ़ा जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दें। तो बेसिकली आपको रेंज पता चल जाएगी कि एक्चुअल रेजिस्टेंस की, इस कार्बन रजिस्टर की एक्चुअल रेजिस्टेंस किस रेंज के दरमियान में लाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसको भी आप लोग खुद सॉल्व करें कि पहले नंबर पे क्या आएगा। देखिए ब्राउन कलर आ रहा है, फिर ब्लैक आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, फिर गोल्डन कलर आ रहा है। तो फर्स्ट पे जो आता होता है नंबर आता होता है, ठीक है। अगर ब्राउन का नंबर है 1, ब्लैक का है 0, नंबर ऑफ़ 0, रेड की नंबर ऑफ़ 2 नंबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। और उसके बाद गोल्डन का क्या होता है 10, ठीक है। तो इस तरह से आप, सॉरी गोल्डन का 5 होता है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है, 1025 2, ठीक है। यही आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 00 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5/100 के साथ। जो भी आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। फिर उसको 1000 में एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें, जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये इस तरह के होते हैं कार्बन रजिस्टर, अक्सर आप लोगों ने देखे हुए भी होंगे। हर सर्किट, अभी किसी, अगर किसी चीज़ को आपने खोल के किसी चीज़ का सर्किट देखा ना, तो उसके अंदर इस तरह के रजिस्टर लगे हुए होते हैं। अब है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, देखें जो रियोस्टेट होता है ना, ये एक ऐसी डिवाइस है, इसको हम दो मेथड से यूज़ कर सकते हैं। इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी और वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टर्मिनल हैं, फिक्स हैं, सी स्लाइडिंग टर्मिनल है, यानी कि ये आगे पीछे हरकत कर सकता है। ये सारी कंस्ट्रक्शन होगी। ये 2 टर्मिनल फिक्स हैं, एक मूवेबल है जो कि सी ऊपर मूव कर रहा है। लकड़ी का एक ब्लॉक सा होता है जिसके ऊपर हम इस तरह की वायर से लपेट देते हैं, तो ये एक रियोस्टेट की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। उसके बाद एज अ वेरिएबल रजिस्टर कैसे फाइंड आउट करना है, तो जब वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे फाइंड आउट इसको हमने करना है, तो ए और सी टर्मिनल की बात करनी है, ठीक है। अब देखें कि जब ए के दरमियान, अब आप लोगों ने यहाँ पे ये बात याद रखें कि आर का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इसका डायरेक्ट रिलेशन है वी के साथ, ठीक है। तो देखें कि वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे जैसे स्लाइडिंग टर्मिनल सी को ए की तरफ लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे, तो लेंथ डिक्रीज़ कर रही है, रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल सी को ए से अवे लेके जाएं, इस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या होगा कि लेंथ इंक्रीज़ करेगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पढ़ें, यही सारा कुछ लिखा हुआ है कि ए और सी टर्मिनल के दरमियान में रेजिस्टेंस कैसे वेरी करती है। देखिए हम यहाँ पे पढ़े रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस कैसे वेरी करती है। ए और सी के दरमियान में अगर लेंथ कम हुई, हमने रेजिस्टिविटी के अभी टॉपिक में पढ़ा है कि जो एल का और आर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है बी और सी टर्मिनल को, ठीक है। अब देखें बी और सी टर्मिनल के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, क्या है, स्मॉल आर। अब सी को बी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरफ लेके जाएंगे, तो लेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज़, रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। और पोटेंशियल का भी इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो पोटेंशियल भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज़, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट ज़रा देख लें कि अगर हम ए बी से अवे जाएँ, सी टर्मिनल को हम ए की तरफ लेके जाएँ या बी से दूर लेके जाएँ, अवे लेके जाएँ, तो लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाएगी। सिंपली ये बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या है, ए और सी के दरमियान में चेक करना है, यहाँ पे बी और सी के दरमियान में चेक करना है। तो बी और सी के दरमियान में जो पोटेंशियल बनेगा, वी बी सी इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई आई स्मॉल आर आ जाएगा, आई स्मॉल आर, बिकॉज बी और सी के दरमियान में हमने जो रेजिस्टेंस रखी है वो स्मॉल आर के इक्वल रखी है, ठीक है। तो अभी करंट की वैल्यू ऊपर हमने ये लिखी है इस बैटरी की वजह से, तो वो
वो यहाँ पे पुट करने के बाद से सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे आर और वी कॉन्स्टेंट हो गए, तो स्मॉल आर के अकॉर्डिंग वी बी सी की वैल्यू चेंज होगी। अगर स्मॉल आर इंक्रीज़ कर रही है तो वी बी सी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। अगर स्मॉल आर डिक्रीज़ कर रही है तो वी बी सी भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर सेम वही बातें लिखी हुई हैं कि अगर आप बी की तरफ मूव करेंगे लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम बी से अवे मूव करेंगे लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी, आर भी इंक्रीज़ कर जाएगी और वी भी क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अब हमने दो आर्टिकल पढ़ने, एक थर्मिस्टर और एक इलेक्ट्रिकल पावर का। तो थर्मिस्टर क्या होते हैं, ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होते हैं, मतलब कि हीट को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे रेजिस्टर जो हीट को क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, इस तरह के रेजिस्टर को हम क्या कहते हैं, हीट सेंसिटिव थर्मिस्टर्स कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, टाइप्स इसकी कौन सी हैं, एक एनटीसी, दूसरी है पीटीसी। एनटीसी मीन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी मीन पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये नेगेटिव टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होते हैं और ये पॉजिटिव टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होंगी इसकी, एनटीसी और पीटीसी। उसके बाद देखें कि फिर इसका यूज़ देख लेते हैं। ये एनटीसी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम इनको नेगेटिव बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो देखें कि जो होती है ना ये ओवन वगैरह, उनमें भी हम क्या यूज़ करते हैं कि हीट फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह के थर्मिस्टर देखें। अगर हीट ज़्यादा हो रही है ओवन के अंदर तो थर्मिस्टर वहाँ पे लगे हुए होते हैं जो कि उस हीट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर कम हो रही है तो उसको ऐसी डिवाइसेस भी हैं जिनमें हीट को इंक्रीज़ अगर करना है तो ये क्या करते हैं, उस हीट को इंक्रीज़ करवाते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस इस तरह की हैं। अब ये किस मिक्सचर से तैयार होते हैं, ये मिक्सचर है जिससे ये तैयार किया जाता है। मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर वगैरह, इन सब चीज़ों से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनकी देखें शक्लें क्या होती हैं, इनको हम किस शेप में लिख सकते हैं। ये होते हैं बीड्स की फॉर्म में, होते हैं रॉड्स की फॉर्म में, होते हैं वॉशर्स की फॉर्म में होते हैं। एप्लीकेशन क्या है कि इसको हम हीट टेम्परेचर सेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है बीड्स, रॉड्स और वॉशर्स की फॉर्म, शेप्स हैं ये टाइप्स नहीं है, ये शेप्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर क्या है एंड पावर डेसिपेशन क्या है। जो हमारे पास देखें वर्क क्या है, जो वी और क्यू का प्रोडक्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन करते हैं। जो देखें जो चार्ज जिस पोटेंशियल के साथ मूव कर रहा है हम कहते हैं कि वो उस चार्ज का वर्क डन है। ठीक है, चार्ज जिस पोटेंशियल से मूव कर रहा है वो उस चार्ज का क्या है, वर्क डन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि ये रेट होता है किसी भी शरह में जो चार्ज मूव कर रहा है, हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला देखें कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू W/T। तो W की अभी मैंने पीछे वैल्यू मालूम की है, V डेल्टा क्यू, वो पुट कर दें, वो पुट करने के बाद बाय डेल्टा टी आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला आ जाएगा ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला है। मतलब आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पावर डेसिपेशन का, तो पावर डेसिपेशन का कॉन्सेप्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पावर डेसिपेशन का कॉन्सेप्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखें जिस फार्मूले में रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टर लग गया, आर आ गया, आर का फैक्टर जिसमें आ जाता है ना वो पावर डेसिपेशन का फार्मूला है। मींस कि वहाँ पे पावर का कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, पावर ज़ाया हो रही है। ठीक है, तो ये पावर अक्सर गलती आप लोग जो करते हैं इसको भी पावर डेसिपेशन का फार्मूला समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पावर है और ये पावर डेसिपेशन के फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो इनको मिक्सअप नहीं करना है। तो यहाँ पे देखें कि V इज इक्वल टू आई आर ओम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से आपने क्या करना है, I की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, सॉरी V की वैल्यू है ये वाली ओम लॉ के अकॉर्डिंग, इसी फार्मूला में पुट करें V की जगह तो आई आर इंटू आई आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो I² R आ जाएगा। अब ये पावर डेसिपेशन का फार्मूला, ये इलेक्ट्रिकल पावर का और ये पावर डेसिपेशन का इन द फॉर्म ऑफ करंट। फिर अगर इन द फॉर्म ऑफ करंट हमने निकाला तो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज भी हम निकाल सकते हैं। ओम लॉ से इसी इक्वेशन से आई का फार्मूला निकालें, इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी और इसको हम फर्दर सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन में। अब ये भी पावर डेसिपेशन का फार्मूला है। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका बनेगा वॉट। ठीक है, या वोल्ट एम्पियर भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ से देखें वोल्टेज का वोल्ट, आई का एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर भी होगा और वॉट भी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें कि हमने पढ़ना है ईएमएफ।
ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ क्या होती है, किसी भी बैटरी के अंदर, अगर किसी भी बैटरी के अंदर वोल्टेज प्रेजेंट है हम उसको ईएमएफ कहेंगे। अगर वही वोल्टेज सर्किट में आ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। लाइक अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करूँ तो देखें कि इस बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है ना वो होगा ईएमएफ, लेकिन जब इस स्मूथ वायर में तो पोटेंशियल वोल्टेज सेम रहेगा। जैसे ही इस रजिस्टर का क्रॉस आएगा ना तो इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये देखें कुछ इस तरह का बना हुआ है, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, इसको ए टर्मिनल कह दें, इसको बी टर्मिनल कह दें। अगर वोल्टेज यहाँ पे 10 वोल्ट है तो जब इसमें से पास करेगा कुछ ना कुछ लॉस होगा जिसकी वजह से यहाँ पे वेरी कर जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 8 वोल्ट वोल्टेज हो जाए। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया है हम इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जब बैटरी के अंदर रहा उसको हमने नाम दिया ईएमएफ का। जब वही वोल्टेज सर्किट में आ गया है तो हम उसको क्या कह देते हैं, दो टर्मिनल के दरमियान में उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये डेफिनेशंस हैं, इनको कीजिएगा, जो ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा। तो ईएमएफ का वो चार्ज जो वर्क करता है, ठीक है, चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है हम उसको क्या कहते हैं, ईएमएफ, ठीक है। देखें इस बैटरी के अंदर जो चार्ज है Q, वो क्या करेगा, वो पोटेंशियल लेके मूव करेगा इस सर्किट के अंदर। देखें कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ में कुछ पोटेंशियल नहीं है तो वो मूव नहीं कर सकती, तो चार्ज के पास पोटेंशियल होगा वो तभी सर्किट के अंदर मूव कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको मिक्सअप नहीं करना, ये एक फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है। क्या है, ये वोल्टेज है, तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट्स होगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट्स इसका यूनिट हो गया। इसके बाद इसको मिक्सअप नहीं करना है, यूनिट इसका न्यूटन नहीं है, इसका यूनिट वोल्ट है, ये फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, यूनिट हो गया। अब उसके बाद सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखें, ये डेफिनेशन है कि ये कैसी डिवाइस है। दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है पोटेंशियल का, उसका हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है कि जो देखें एक बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल सपोज कर लें, इसका नेगेटिव टर्मिनल। देखिए इस बैटरी के अंदर ना एक लेड से का मटेरियल होता है, एक लेड की टाइप का मटेरियल सा होता है। उस मटेरियल में ना जो अब देखिए इसके अंदर चार्ज है, चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने तक कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। देखें किसी रेजिस्टेंस को पार करना पड़ता है। अब इस बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होती है जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सर्किट की अपनी रेजिस्टेंस तो है ही है, बट ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होती है रेजिस्टेंस, उसी को हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर कहेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद देखें कि हम इसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। आपको पता है हम लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो बैटरी हमने यहाँ पे E की लगाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। तो आर प्लस आर क्यों लगाया है, यहाँ पे इसको देखें, थोड़ा सा इस सर्किट को देखें, ठीक है। इस सर्किट में देखें कि दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, एक सर्किट की रेजिस्टेंस और एक बैटरी की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की जगह सिंपली आर नहीं आएगा, आर प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अब देखें कि हमारे पास क्या एक फार्मूला जो आ गया था वो आया था आई इज इक्वल टू बैटरी ई लगी हुई है तो ई बाय आर प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक सर्किट की ये एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल बैटरी की रेजिस्टेंस है। ओके तो ये आपको फार्मूला क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से आया है। तो जब इसको इक्वेशन इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह भी लिख सकते हैं। अब वही फार्मूला हमने मॉडिफाई कर दिया इस फॉर्म में। ये देखें कि ये सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो हमने आर प्लस आर इस वजह से लिखा था। अब ये शो क्या गया, लेफ्ट साइड पे क्या है, ईएमएफ है, ठीक है, और राइट साइड पे क्या है, ये भी वोल्टेज ही है। अच्छा अब देखें कि इसको थोड़ा गौर करें, ये वो ईएमएफ है जो बैटरी की है, बैटरी प्रोवाइड कर रही है। अब ये भी एक वोल्टेज ही, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज ही है। ये बेसिकली क्या है, ये कैपिटल आर के क्रॉस वोल्टेज है, ये स्मॉल आर के क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। तो ये कैपिटल आर का वोल्टेज है और ये स्मॉल आर का वोल्टेज है। बेसिकली ये बैटरी का वोल्टेज है और ये सर्किट का वोल्टेज है जो कि दो रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर हम क्या कर दें कि सर्किट का करंट ज़ीरो कर दें, सर्किट का करंट ज़ीरो कर दें, तो हमारे पास अगर सपोज कर लें कि जब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक कंडीशन हम लोग लगाते हैं आर इज इक्वल टू ज़ीरो।
इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज कर लें कि हमारी है ही नहीं, ठीक है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो आई आर के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि ईएमएफ क्या है, कॉज है। ईएमएफ कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट है। ईएमएफ की वजह से हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ठीक है। ईएमएफ वजह है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि देखें बैटरी के अंदर करंट, अगर करंट सर्किट में नहीं भी है तब ईएमएफ प्रेजेंट होगी। ईएमएफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंट अगर करंट नहीं भी है, बट अगर सर्किट में करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ने ज़ीरो हो जाना है अगर करंट नहीं है। लेकिन अगर करंट ना भी हो तो ईएमएफ क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, क्योंकि बैटरी जो है, बैटरी के अंदर है ईएमएफ, उसने तो प्रेजेंट रहना ही है, चाहे उसको सर्किट के साथ कनेक्ट करें या ना करें, करंट हो ना हो, वो वोल्टेज बैटरी के अंदर प्रेजेंट रहेगा ही लाजमी। लेकिन सर्किट से अगर करंट ही ख़त्म कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। अब मैक्सिमम पावर आउटपुट देखें, ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला है। अब इसमें देखिए रजिस्टर लगे हुए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमने क्या करना है, आई की जगह ये वाला रिलेशन पुट करना है कैपिटल आर स्मॉल आर की फॉर्म में। तो जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह आपने ये इक्वेशन पुट करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है। ये हम ये वाली टर्म क्यों करते हैं, क्योंकि ये अनडिफाइंड ना हो, ठीक है। अगर हम इसको इसी तरह लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करते हैं, जीरो कुछ करते हैं या दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल कर देते हैं, तो ये सारी की वैल्यू जीरो हो सकती है और मैक्सिमम पावर आउटपुट कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये जो आर प्लस आर का होल स्क्वायर है ना, इसको हम क्या करते हैं, ओपन करें तो ये फार्मूला है प्लस टू आर आर का, ठीक है। तो अगर हम इसमें माइनस टू आर आर कर दें और प्लस टू आर आर कर दें, ठीक है, तो देखें कि ये सारा मैच मिलके माइनस का फार्मूला बन जाएगा और ये दोनों ऐड हो गए क्या बन जाएंगे, 4R बन जाएंगे। तो अब ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो अब ये कंडीशन अगर आप लोग पुट करें तो हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट का ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। सब जगहों पे कैपिटल आर पुट कर दें तो ये फार्मूला आपको गेन हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट है, अगर हमने मैक्सिमम पावर आउटपुट निकालनी है तो वो हम इस फार्मूला के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आ रहा है किरचॉफ रूल्स। अब किरचॉफ रूल्स दो हैं, उनको पढ़ने से पहले देखेंगे जो सिंपल सर्किट होते हैं जिनमें एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, एक बैटरी लगी हुई होती है, वो मोर देन वन रजिस्टर हो सकते हैं बट बैटरी एक ही लगी हुई हो, तो इस तरह के सर्किट के क्या कहलाते हैं, सिंपल सर्किट कहलाते हैं और इनको सॉल्व करते हैं बाय ओहम्स लॉ, ठीक है। अगर मोर देन वन रजिस्टर लगे हुए हैं और मोर देन वन वोल्टेजेस लगे हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा बैटरियां लगी हुई हैं और ज़्यादा वोल्टेजेस रजिस्टर लगे हुए हैं, तो जो इस सर्किट को कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं और उसको सॉल्व किया जाता है किरचॉफ लॉ के ज़रिए, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखें जो सिंपल सर्किट होते हैं उनमें एक से ज़्यादा रजिस्टर हो सकते हैं लेकिन बैटरी एक ही लगी हुई हो तो उसको हम ओहम्स लॉ के जरिए सॉल्व करते हैं। और किरचॉफ रूल जिसमें मोर देन वन रजिस्टर लगे हुए हों और मोर देन वन बैटरियाँ लगी हुई हों तो उस सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं और उसको सॉल्व करते हैं बाय किरचॉफ रूल्स के ज़रिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे होते हैं, मोर देन वन वोल्टेजेस, मोर देन वन करंट की डायरेक्शन हो सकती हैं। पहला किरचॉफ रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू जीरो। देखें कोई एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी डायग्राम के अंदर जहाँ पे तमाम करंट का सम जीरो हो जाता है, मीन्स कि अगर इसकी तरफ दो करंट मूव करें जो कि पॉजिटिव हैं, ये इससे जितने अवे मूव करेंगे तो वो उनकी डायरेक्शन हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इन नेगेटिव के बराबर होगा, तो टोटल इफेक्ट इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जिसे हम नोड भी कहते हैं, इस पॉइंट पे टोटल इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ ये वाले प्लस हैं ये वाले माइनस हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो सम ऑफ, ये पहला इसका रूल है कि अगर हम टू वर्ड जो उसकी तरफ जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेंगे तो जो उससे अवे जाएंगे उनको नेगेटिव लेंगे। उसके बाद ये कंजर्व, यहाँ पे क्या कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ में क्या चीज़ कंजर्व रहती है, तो चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल रिलेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो करंट उस पॉइंट की तरफ मूव करें उनको हमने पॉजिटिव ले लिया, जो उससे अवे मूव करें उनको नेगेटिव ले लिया, तो टोटल सम इनका इक्वल टू जीरो आ गया है, ठीक है। अब फर्दर हम नेगेटिव वालों को अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो इस तरह की इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, जो पहला लॉ है उसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम पॉइंट रूल भी कहते हैं क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद KCL किरचॉफ करंट रूल भी कहते हैं या फर्स्ट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट रूल
पॉइंट रूल एंड KCL भी कहते हैं, ठीक है। 3 नाम हो गए। उसके बाद आगे आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल कौन सा है? और सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। अब देखें कि एक वोल्टेज यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, इन सब का सम इक्वल टू 0 लेना है। हमने सपोज कर लेना है कोई एक बैटरी ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर EMF E1 हम अगर ग्रेटर कंसिडर करें हैं तो जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो यहाँ पे MCQs आ सकता है कि सेकंड लॉ में क्या चीज़ कंजर्व रहती है? तो उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब देखें कि कैसे वोल्टेजेस आएंगे। एक बात आप लोगों को याद रखना है, जो EMF की डायरेक्शन ली जाती है ना वो हमेशा नेगेटिव यानी कि लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की तरफ ली जाती है, यानी कि -टू पॉजिटिव। अगर -टू पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है EMF के अकॉर्डिंग, ठीक है, EMF में से जो करंट की डायरेक्शन है वो लो से हाई की तरफ है तो EMF को पॉजिटिव लिया जाता है। अगर हाई से लो की तरफ डायरेक्शन हुई तो EMF के साथ नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। और रजिस्टर का क्रॉस हमेशा लॉस ही होता है जिसकी वजह से उसके साथ नेगेटिव साइन आता है। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तब उसका मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, अब देखते जाएं। अब यहाँ पे देखें कि हमने पहले कंडीशन सेट की E1 ग्रेटर है E2 से, तो उसके अकॉर्डिंग अब देखें कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे EMF को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पे EMF को हमने क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। उसके बाद रजिस्टर का क्रॉस लॉस होता है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस में लेना है। यहाँ पे अब देखें ये वाला हाई टर्मिनल है, ये लो प्लस माइनस, हाई से लो की तरफ जाएगा तो यहाँ पे EMF की वैल्यू नेगेटिव में आएगी और यहाँ पे भी लॉस होता है जिसकी वजह से नेगेटिव में आंसर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे। अब देखते जाएँ कैसे हमने लिखना है। देखें जो भी चार्ज इस सर्किट के अंदर मूव कर रहा है, अब ये वाला पॉइंट उसके लिए हर्डल है, ये पॉइंट भी हर्डल है, ये भी पॉइंट भी, मतलब उसको कुछ ना कुछ यहाँ से गुजरने के लिए वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से गुजरने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और वर्क को कैसे लिखते हैं? आपको याद हो तो अभी हमने इलेक्ट्रिकल पावर के उसमें पढ़ा था, W इज इक्वल टू होता है V डेल्टा Q के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको देखें कि V डेल्टा Q के इक्वल होता है तो एनर्जी यहाँ पे एनर्जी गेन कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन लो टू हाई है, ठीक है, लो टू हाई है। तो जो W इज इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा? V डेल्टा Q है। तो अब देखें जो एनर्जी उसने गेन की है, वर्क W को हम क्या करें कि वो एनर्जी उसने गेन की है जो चार्ज ने, वो किसकी इक्वल है? V की जगह क्या आ जाएगा? EMF, हमने V की जगह हमने EMF E1 का नाम दिया तो EMF 1 आ जाएगा, डेल्टा Q एज इट इज़ आ जाएगा। अब R के क्रॉस देखें, R1 के क्रॉस तो देखें यहाँ पे एनर्जी लॉस करा है, मतलब W इज इक्वल टू V डेल्टा Q वाला फार्मूला ही आएगा। तो V क्या है? पोटेंशियल है, और माइनस IR क्या है? ये भी पोटेंशियल ही है। देखें यहाँ पे गौर करें, जो V है वो -IR1 के आ जाएगा और डेल्टा Q एज इट इज़, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये V है, सॉरी यहाँ पे W आएगा। ओके, अब देखें कि यहाँ पे वो एनर्जी का कुछ पोर्शन क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो एनर्जी लॉस्ट कर रहा है, इस वजह से ये माइनस साइन आया, यहाँ पे माइनस साइन आया, यहाँ पे भी माइनस साइन आया क्योंकि एनर्जी का कुछ पोर्शन लूज़ कर रहा है। अब देखें कि हमने क्या किया है, इन तमाम इक्वेशन को लिखा है सिंपली, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, इनको समअप किया, समअप करने के बाद जो इनके देखें कि मैंने लिखा है W1, यहाँ पे इसको W1 कर दें, इसको W2 कर दें, इसको W3 कर दें, W4 कर दें, इस तरह से। तो हम क्या लिखेंगे? W1 प्लस, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये वो वर्क है, 3 प्लस W4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब W1 की जगह क्या आ गया है? ये, ठीक है, W1 की जगह E1 डेल्टा Q आ गया है, प्लस W2 की जगह -IR1 डेल्टा Q, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। इसी तरह माइनस, ये भी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। इस तरह से ये इक्वेशन आ गई है। अब देखें यहाँ पे डेल्टा Q सब में कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले जाएं। इक्वल टू 0 तो नहीं है, बट अभी फिलहाल उसको इक्वल टू दूसरी साइड पर ले जाके उसको यहाँ से ख़त्म कर दें तो हमारे पास ये इस तरह की एक इक्वेशन आ जाएगी। अब थोड़ा गौर करें, ये इक्वेशन EMF क्या है? वोल्टेज है, ये भी प्लस, ये माइनस में वोल्टेज है, ठीक है। ये भी EMF E2 भी वोल्टेज है और IR भी ये क्या है? वोल्टेज ही है, ठीक है। हमने कहा था कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी है। तो इस तरह से KVL सेकंड रूल को हम अप्लाई करते हैं। अब सेकंड, इसको हम क्या क्या कहते हैं? इसको हम सेकंड रूल भी कहते हैं और KVL भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं। ओके, कुछ इसकी डायरेक्ट बातें हैं जो आपने याद रखनी है। देखें, एनालिसिस जब इसका करना है ना तो EMF को पॉजिटिव लेना है। वही बात कि EMF को पॉजिटिव लेना है जब EMF में से करंट की डायरेक्शन क्या होगी? लो से हाई की तरफ,
ठीक है। ईएमएफ को नेगेटिव लेना है जब डायरेक्शन करंट की क्या होगी, हाई से लो की तरफ। रजिस्टर के क्रॉस हमेशा लॉस ही होता है, तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि रजिस्टर का क्रॉस पॉजिटिव तब आएगा जब करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने रजिस्टर को लगाया होगा। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगला आर्टिकल आ रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज को यहाँ पे देखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज भी सेम हमने क्या करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे इट एज अ बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ क्यों किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का यूज़ किया जाता है। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको फाइंड आउट किया था, तो इसीलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, एक बैटरी लगी हुई है ईएमएफ और एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। चलें जी, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। वर्किंग में देखेंगे स्विच एस को जैसे ही हम क्लोज करते हैं, क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। हमने बैलेंसिंग कंडीशन लगानी है। हमें पता है कि यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसका प्रिंसिपल अप्लाई करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए। जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो इस गिलवानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जब करंट की वैल्यू गिलवानोमीटर की नीडल ने घूमना बंद कर दिया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी पे क्या, डी पे क्या हो गया, सेम हो गया। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो अब देखें कि हमने स्विच को क्लोज किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने क्या करना है, बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई करनी है कि कोई करंट फ्लो ना करे। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमने क्या कर दिया कि ब्रिज को बैलेंस कर दिया, ठीक है। ब्रिज बैलेंस हो गया है। तो हमने इस पे जो मैथमेटिकल एनालिसिस जो इक्वेशन बनानी है वो सेम टू सेम KVL किरचॉफ वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंग बनानी है। यहाँ पे देखें 3 लूप बन रहे हैं, ठीक है, इसमें 3 लूप बन रहे हैं। इसको थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो सबसे पहला जो लूप बन रहा है वो ये लूप बन रहा है, ठीक है। दूसरा ये लूप बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक। और तीसरा ये रूल लूप बन रहा है, ठीक है। 3 लूप बन रहे हैं, लेकिन हमारा जो हमने इक्वेशन बनानी है ना रेजिस्टेंस की, वो हम 2 लूप को यूज़ करते हुए बना लेंगे, ठीक है। तो देखें लूप क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे अगर हम एंड करें तो इसको हम लूप बोलते हैं। अच्छा, पहला लूप बनेगा ABDA, ठीक है। दूसरा लूप बनेगा BCDB, ठीक है, ये लूप बनेगा। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि I1 में करंट फ्लो, जो लूप 1 है उसमें I1 फ्लो कर रहा है, लूप 2 है उसमें I2 फ्लो कर रहा है। तो पहले ABDA लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको गौर करें। ABDA लेंगे तो देखें कि यहाँ पे अब थोड़ा सा गौर करना है। रजिस्टर R1 के क्रॉस एक ही करंट फ्लो कर रहा है I1। रजिस्टर R3 के क्रॉस 2 करंट फ्लो करें, एक I1 दूसरा I3, यानी कि इस लूप का और इस लूप का करंट फ्लो कर रहा है। अब गिलवानोमीटर के क्रॉस 2 करंट फ्लो करें, एक I1 और दूसरा I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन ज़रा बनाते हैं। देखें जब ABDA लेना है, ABDA लेना है तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। ABDA में पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। हम कुछ देखें हमने यहाँ पे ना करंट की डायरेक्शन खुद से सेट कर ली है। जब हम करंट की डायरेक्शन यहाँ पे सेट कर लेंगे तो इक्वेशन इस तरह से बनेगी, ओके, इस तरह से करंट की डायरेक्शन। पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर R1 के क्रॉस क्या आ जाएगा, माइनस I1 R1। उसके बाद R3 के क्रॉस आएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, ओके। देखें कि माइनस इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, माइनस I1 R1 आ जाएगा। R3 के माइनस बाहर आएगा। I1 वाला सपोज कर लें ज़्यादा है तो उसमें से I3 को माइनस कर दें बाहर। ये करंट किसका है, R3 का। उसके बाद माइनस RG के क्रॉस आ जाएं तो I1 का करंट ज़्यादा है और I2 का करंट कम है, तो इनटू RG इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख लें। आप लोग यहाँ पे लिख लिया है। ये इक्वेशन बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन देखें। दूसरी इक्वेशन में क्या बनेगा कि देखें, अब इसको थोड़ा सा देखें। जो मैंने इक्वेशन बनाई है, ये बनाई है माइनस I1 R1। दूसरी इक्वेशन बनाई है I1 में से I2 निकाल दें। I1 को हमने ज़्यादा सपोज किया था। इसी तरह R3 के क्रॉस 2 करंट फ्लो करें, I1 और I3। तो अब जब सेकेंड लूप आप कंसिडर करेंगे ना तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, पहले इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। चलें R2 से स्टार्ट कर लेते तो माइनस
करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, R2 में से I2, R2 फिर माइनस, सपोज कर लें I2 ज़्यादा है माइनस, और RG के क्रॉस कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1, RG माइनस, फिर R4 के क्रॉस दो करंट फ्लो करें, एक I1 और एक I3, तो यहाँ पे आ जाएगा I2 माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखें, R2 के क्रॉस सिर्फ I2 फ्लो कर रहा था, R4 के क्रॉस दो करंट फ्लो कर रहे थे 2 और 3, और RG के क्रॉस भी दो करंट फ्लो कर रहे हैं 2 और 1, ठीक है। अब जब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमने एक कंडीशन अचीव करनी है कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर के करंट का डिफरेंस है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। गैल्वानोमीटर का करंट का डिफरेंस 0 आ रहा है, मीन्स कि वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। जितना करंट अवर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट होगी। जब कैंसिल आउट करेंगे तो गैल्वानोमीटर की नीडल मूव नहीं करेगी, तो कोई करंट वहाँ पे टोटल इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब गैल्वानोमीटर के अलॉन्ग टोटल इफेक्ट 0 हो गया, तो ये गैल्वानोमीटर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फैक्टर और ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास इक्वेशन में ये बचेगा और ये बचेगा, और यहाँ पे इक्वेशन में ये और ये रिमेनिंग होगा। नेक्स्ट देखें, अब हमने से यहाँ पे RG वाला फैक्टर 0 कर दिया पहले इक्वेशन में से, तो हमारे पास ये इक्वेशन रह गया। तो ये माइनस वाले फैक्टर को दूसरी साइड पे ले जाएं तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में से भी जो RG वाला फैक्टर है वो हमने खत्म कर दिया, तो माइनस वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गई, हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर थोड़ा देखें इस तरह से लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस से कट हो जाएगा, R नहीं, I1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो इसके इक्वल रह जाएगी, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अब इस इक्वेशन से हम रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, सपोज कर लें जो R4 है वो अननोन है, R4 हमें मालूम नहीं है, ठीक है। इसको इज इक्वल टू X लिख लें। तो इस फार्मूले को रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद R3, R1, R2 इन सब की वैल्यू पता है, वो पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है। पोटेंशियो एंड मीटर, यानी कि वोल्टेज को मेजर करने वाली डिवाइस है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली डिवाइस, उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को हम इसलिए वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, CRO भी कर सकता है, लेकिन ड्रॉबैक ये आता है पोटेंशियल वोल्ट मीटर में करंट फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू वेरी कर जाती है। देखें ये बात याद रखनी है कि करंट जो है, करंट की अगर फ्लो ना करे सर्किट में तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी। अगर करंट फ्लो कर गया किसी भी सर्किट में तो वो रेजिस्टर के क्रॉस कुछ लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वोल्ट मीटर का ये ड्रॉबैक है कि उसमें से हम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। CRO डिफ़िकल्ट है, उसको यूज़ करना महंगा भी है, तो इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारे पास एक ही चॉइस रह जाती है पोटेंशियोमीटर की, तो हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर हम वोल्ट मीटर के लिए ये कंडीशन अचीव कर लें कि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई कर दें सर्किट के रेजिस्टेंस से, और उसमें से कोई करंट फ्लो ना करे, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है वो कभी एग्जिस्ट इतने ज़्यादा नहीं करते हैं, और CRO, तो इस वजह से हम वोल्ट मीटर से क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है किसकी, पोटेंशियोमीटर की। तो CRO भी एक ऐसी डिवाइस है जो कि महंगी होती है। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ये कोई करंट ड्रॉ किए बगैर पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू मेजर करके देती है। प्रिंसिपल इसका क्या है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। इसको हम फर्दर यूज़ भी करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन में दो टर्मिनल हैं वो फिक्स हैं, C स्लाइडिंग टर्मिनल है जो कि C ऊपर मूवेबल मूव कर रहा है, और जो कैपिटल R है वो A से B के दरमियान की रेजिस्टेंस है, जो कैपिटल L है वो A से B के दरमियान की टोटल लेंथ है, ठीक है। तो इनिशियली रेजिस्टेंस 0 होगी, तो जैसे जैसे ये स्लाइडिंग C टर्मिनल आगे पीछे हरकत करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, वेरी करेगी। पोटेंशियल डिवाइडर, अब ये सबसे पहली एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। इस बैटरी की वजह से जो हमें करंट मिल रहा है वो इसके इक्वल है। अब A और C के दरमियान में जो वोल्टेज आ रहा है तो VAC उसे A और C के दरमियान हमने रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें VAC इज इक्वल टू आ जाएगा I स्मॉल r, ये वाले I की वैल्यू इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे E और R क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, तो VAC डिपेंड करता है किस पे, स्मॉल r पे डिपेंड करेगा। तो इसी को हम पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। कैसे, देखें कि हमने रेजिस्टिविटी टॉपिक में पढ़ा है कि जो लेंथ है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा है कि ये VAC या वोल्टेज जो भी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखें अगर लेंथ इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो लेंथ क्या है, कम है, लेंथ कम है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू कम हो जाएगी।
उसके बाद आप इसको क्या करें, अब इसको यहाँ तक स्लाइड करवा दें, ठीक है। तो अब लेंथ क्या कर गई है, इंक्रीज़, रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज़, पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़। तो इस तरह से हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा वो हमें ये गैल्वानोमीटर की नीडल बता देगी। उसी अगर जो अभी हमने ये यूज़ किया ना, इसी के अंदर ए और सी के दरमियान में गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दें, ए और बी के दरमियान बैटरी कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, ये एक कंप्लीट सर्किट मिल जाएगा किसका, पोटेंशियोमीटर का। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है कि हम इसको ईएमएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ईएमएफ हमने जिसकी फाइंड आउट करनी है ना, उस बैटरी को आप लगा दें किसके दरमियान में, ये सी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, ठीक है। इनके दरमियान में इस बैटरी को कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद ये बैटरी, इसका वोल्टेज हमें पता है और इसका हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें इसके लिए एक बात याद रखनी है कि देखें हर पॉइंट पे स्लाइडिंग टर्मिनल सी को हम लगा के चेक करेंगे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे, यहाँ पे देखें कि जिस पॉइंट पे करंट फ्लो नहीं करेगा वहीं पे हम ईएमएफ की एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। लाइक अब देखें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये गैल्वानोमीटर की नीडल आगे पीछे हरकत करती रहेगी और हमें पता चल जाएगा करंट फ्लो कर रहा है, इस वजह से एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो सी है उसको आगे मूव करा देंगे, वहाँ पर चेक करेंगे तो देखते हैं कि वहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर फर्दर चेक करेंगे। तो इस तरह से चेक करके हमने नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो हम अननोन ईएमएफ की एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो बात करनी है वो बी और सी के दरमियान में बात करनी है। अगर बी और सी के दरमियान में ये बी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है और ये ए टर्मिनल है, पीछे हमने डिवाइडर के लिए ए और सी के दरमियान बात करनी है, यहाँ पे बी और सी के दरमियान में अगर लेंथ बी और सी के दरमियान में इंक्रीज़ करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी, तो जो अननोन ईएमएफ उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाएगी। और इसी तरह अब देखें कि जो डिवाइडर वाला फार्मूला था उसी को हम यूज़ करते हैं। अगर हमने ये कंडीशन अचीव कर ली, ये जो स्लाइडिंग सी टर्मिनल है इसका, इस बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव के दरमियान में इसको कनेक्ट करना है और ए को इसके पॉजिटिव और नॉन के पॉजिटिव और अननॉन के भी पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। अब देखें सी पे इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा अगर ये भी सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें थोड़ा, इस नेगेटिव टर्मिनल का और इस सी का अगर पोटेंशियल सेम हो जाए और यहाँ से ए टर्मिनल का और इस पॉजिटिव पोटेंशियल का, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इनका पोटेंशियल सेम हो जाए, तो गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं करता, अगर ये हम कंडीशन अचीव कर लेते हैं कि पोटेंशियल सेम हो जाए, अगर पोटेंशियल सेम होगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर हमने कहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली है, तो हमने क्या करना है, ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में अननोन ईएमएफ का फार्मूला है, तो हम इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल आर को स्मॉल एल के इक्वल लिख दें और कैपिटल आर को कैपिटल एल के इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि अगर हमने कंपैरिजन करना है टू ईएमएफ का, ठीक है, हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है टू ईएमएफ का, तो उसको कैसे करें। ये जो एक बैटरी लगी थी वहाँ पे अब हमने क्या किया, दो बैटरीज लगा दी हैं, लगा के हमने यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं कि देखें, ये जो प्रीवियस ये वाली इक्वेशन है ना, इसको E1 के लिए लिख लें और E2 के लिए लिख लें। सिर्फ L के साथ 1 और E के साथ 1 आएगा, बिकॉज जो कैपिटल L है वो सेम रहेगी। कैसे, यहाँ पे देखें कि हमारे पास टोटल एल यहाँ से यहाँ तक है, ये तो चेंज नहीं ना हो सकती, लेकिन ये जो स्मॉल एल है ये चेंज हो सकती है। जैसे ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी आगे पीछे हरकत करेगा तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए हमने एल के साथ 1 लिखा है और ई के साथ 1 लिखा है। तो ईएमएफ E1 के अकॉर्डिंग L1 बाय कैपिटल L इंटू ई आ जाएगा और E2 के अकॉर्डिंग L2 बाय कैपिटल L इंटू ई आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको इक्वेशन E1 को E2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें एक इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। तो इस इक्वेशन से हम, अगर मैंने E1 फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, रीअरेंज करके मैं यहाँ से ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकती हूँ। उसके बाद ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम के बाद देखें कि हम ईएमएफ को इसको जो पोटेंशियोमीटर उसको यूज़ कर सकते हैं ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए, जो कि इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। उसके बाद कंपैरिजन करने के लिए ईएमएफ का, जो कि थर्ड एप्लीकेशन हमने पढ़ी, और कॉन्टिन्यूसली पोटेंशियल डिवाइडर जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये वोल्ट मीटर की डायग्राम है, मतलब वोल्ट मीटर इस तरह का होता है और CRO इस तरह का होता है। ये देखें, ये जो पल्सेस हैं ये बेसिकली वोल्टेज की पल्सेस ही होती हैं जो कि हमें मिल रही होती हैं। उसके बाद ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम है और उसके बाद ये डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर का। इसको पढ़ें और जो बात क्लियर नहीं होती उसको पूछें। यहाँ तक आज का ये जो चैप्टर का समराइज़ हमने किया यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।